यस। सप्लीमेंट्री 2024 का पेपर जिसमें हमने पहला और दूसरा सवाल कर दिया था। पहले में 18 अबस्थ था और रिक्त स्थान। तीसरा प्रश्न देखो, कांसे में तांबे के साथ मिश्रित दूसरी धातु हो जाएगी टिन, स्टेनस या एसएन लिख दो। जिंक, पोटेशियम और लेड में से क्षारीय धातु, आवर्त सारणी का पहला वर्ग जिसमें क्षारीय धातु होते हैं, जो ये होता है। अभी वैसे आवर्त सारणी का पाठ कोर्स में नहीं, फिर भी आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये कौन सा होगा, पोटेशियम। तीसरा प्रश्न देखिए, इसका नाम लिखना है। तो आपको ध्यान है, यह ब्रोमीन जो है वो एक विषम परमाणु के रूप में लगा हुआ है, हाइड्रोजन को हटाकर, और ये हेलोजन को हम पहले हेलो एल्केन बोलेंगे। हेलो में ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और ब्रोमो के बाद में मैथ एथ प्रोप, तो नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो है वो आपके चौथा प्रश्न देखिए, तीन कोष्ठीय हृदय कौन से जंतुओं में पाया जाता है, उभयचर मेंढक या सरीसृप लिखो, या उभयचर में मेंढक लिखो। रस संवेदी शरीर में कौन सा अंग है जिससे खाने का रस प्राप्त होता है, तो रस संवेदी ग्राही है कौन सी, रस संवेदी क्या ज्ञात होता है, अच्छा रस वाले से क्या ज्ञात होता है, जीभ, तो जीभ से क्या ज्ञात होता है, तो उत्तर होगा एक शब्द और एक नंबर। 2 वायरस जनित संक्रामक रोग, जनन वाला पाठ और यौन संबंधी 2 रोग दिए हुए हैं, जीवाणु वाले रोग दिए हुए, सिफिलिस और गोनेरिया, जो मैंने कल पढ़ाया था और कल ही इनके बारे में बताया था। तो कौन से 2 रोग हैं, एड्स और मस्सा लिख दो। अगला प्रश्न देखो, मेंडल के लक्षणों की वंशागति के प्रयोग में F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में लंबे पौधों का अनुपात क्या था। पैतृक पीढ़ी ली, ये इनका क्रॉस कराया तो इससे पहली पीढ़ी प्राप्त हुई। आपको इतना करना नहीं है, आपको तो उत्तर आना चाहिए इसमें, क्या उत्तर होगा। ये सारे पौधे कैसे हैं, सारे पौधे कैसे हैं, दिखने में सब लंबे हैं। जीन अनुपात इनका विषम युग्मजीय है, जीन जेनेटिक दृष्टि से विषम युग्मजीय है। लेकिन ये पूछ रहा है कि ये F1 पीढ़ी है, ये तो पेरेंट्स पीढ़ी हो गई, ये F1 पीढ़ी हो गई। तो F1 पीढ़ी में पौधों, लंबे पौधों का अनुपात, ये कितने पौधे हैं, 4, चारों के 4 लंबे हैं। इसका मतलब कितने प्रतिशत लंबे हो गए, 100% लंबे हो गए। उत्तर इसका 100% आएगा, 100% लंबे पौधे, 100% लंबे पौधे हैं दिखने में। समझ में आ रहा है ना ये। इससे अगली पीढ़ी पूछी होती तो वो प्रश्न पर डिपेंड करेगा, प्रश्न क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सारे पेपर में करवा रहा हूं, इसके साथ साथ जो है चैप्टर वाइज भी करा दूंगा, इतना ही टाइम है। अब अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखने हैं। अवतल दर्पण जो होता है वो इस प्रकार का दर्पण है जो अंदर की और भीतर की ओर धसा हुआ होता है, और इस दर्पण के उपयोग गाड़ियां जो होती है
व्हीकल जो होते हैं उनकी जो हेडलाइट होती है उसके अंदर में, वाहनों के अग्रदीपों में एक, दूसरा उसका उपयोग शेविंग दर्पण के रूप में दो, तीसरा इसका उपयोग सौर भट्टियों पर प्रकाश की किरणों को, सूर्य की प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने में तीन, दंत चिकित्सक दांतों को बड़ा देखने में चार। कितने उपयोग पूछे इसने? दो पूछे हैं तो दो लिखने हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की परिभाषा लिखनी है, वहां दो उत्तर बता दिए, या वर्ण विक्षेपण समझा सकते हैं। आपको ध्यान है कि जो प्रिज्म होता है, सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है, जब प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त होता है। परिभाषा पूछी है, साथ में चित्र बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चित्र सही आना चाहिए। ये रेड हो जाएगा लाल रंग और ये बैंगनी हो जाएगा। सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात अपवर्तन के बाद वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बिल्कुल सरल सी परिभाषा है। सूर्य का ये जो श्वेत प्रकाश है, सूर्य का श्वेत प्रकाश है, वो प्रिज्म से गुजरने के बाद अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ध्यान में आ रहा है? यूएनईपी, यूएनईपी कौन सा चैप्टर है? पर्यावरण वाला, 13वां। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इस प्रकार से ये 10 प्रश्न पूरे हुए। अब आपके आएंगे 12 प्रश्न। उस समय थोड़ा अलग सिलेबस सेम था, पेपर पैटर्न अलग था। इस बार आपके 12 वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न आएंगे। अ खंड पूरा हो गया, हम खंड ब में जाते हैं। ब में क्या पूछे गए हैं वो प्रश्न देखिए। खंड ब का सवाल और चौथे सवाल से शुरू। पेपर के बारे में मैं सारी जानकारी इसके बाद वाले में बताऊंगा। पेपर में कहां से कहां तक कौन से प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है और 2 नंबर है तो 2 प्रश्न है इसमें छोटे छोटे। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl गिव्स X प्लस H2O प्लस CO2। अम्ल क्षार लवण में पड़ा है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों से क्रिया करते हैं तो लवण, जल और CO2 गैस बनाते हैं। और लवण कौन सा बनेगा? जिस धातु का है उसका। तो ये और ये दोनों मिलकर बना देंगे NaCl। पूछा है यौगिक X का रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। तो आप पहले लिखेंगे रासायनिक नाम, लिखेंगे सोडियम क्लोराइड और सूत्र पूछा है NaCl। बस आपको ये 2 शब्द लिखे हैं तो 2 नंबर है। बाकी आपने कुछ भी लिखा है उसका कोई महत्व नहीं है और बाकी लिखना बेकार है। जो पूछा है वही लिखें। विज्ञान में तो सटीक उत्तर है, एकदम एक शब्द का एकदम सही है तो सही है, नहीं तो गलत है। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम धातु पर भाप की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। तीसरा पार्ट धातु है, धातु वाले में। और उसमें एक जगह पर चित्र है कि आप एक परख नली में कांच के रेसे लेकर धातु लें और उस गर्म करें कांच के रेसों को, तो भाप होगी, भाप उससे क्रिया करेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इसने चित्र ही पूछा है, समीकरण आपसे पूछा ही नहीं है। वैसे समीकरण ये एल्यूमिनियम जो होता है वो जल से क्रिया करेगा तो Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन आपको पूछा, ये नहीं पूछा है, आपको पूछा है चित्र बनाओ। तो आपको ध्यान है कि एक टेस्ट ट्यूब में परख नली के अंदर भीगे हुए कांच के आप रेसे लेंगे और ये एल्यूमिनियम हो गया और ये भीगे हुए कांच के रेसे लिखे आप, ठीक है। और ये इससे निकास नली
और निकास नली जो है वो जल से भरा हुआ एक पात्र जिसमें मधुकोश मंच पर ऊपर लगी हुई जल से भरी हुई उल्टी लगी हुई परख नली, और यहाँ कौन सी गैस इकट्ठी होती जाएगी, H2। आप इसको गर्म करें, कांच के रेसे गर्म होंगे, भाप जाएगी, इससे क्रिया अभिक्रिया होगी ये, और ये बनेगी। 1 नंबर का ये चित्र है। चित्र में नामांकन सही करना है। नामांकन में कांच के भीगे हुए रेसे और एल्यूमिनियम धातु और हाइड्रोजन गैस ये लिखना अनिवार्य है। ये लिखना जरूरी नहीं है कि ये स्टैंड है, ये परख नली है, ये जरूरी भी नहीं, ये तो देख ही रही है, ये जरूरी नहीं है। जो वास्तविक नाम है वो लिखने जरूरी है। आगे चलिए, छठा प्रश्न देखिए, सप्लीमेंट्री 2024 के पेपर में। सामान्य सूत्र CnH2n। CnH2n एल्कीन समूह का सामान्य सूत्र है। जिस पार्ट का प्रश्न आ रहा है आप उस पार्ट में अपने आप को ले जाएं, जैसे पहले पढ़ाया गया है। ये एल्कीन का सूत्र है, और अगर मैं n की जगह 2 रखूं तो यहां रख दूं मैं 2, तो हाइड्रोजन 2 × 2 यानी कि मेरा सूत्र बन जाएगा C2H4। इसको मैं यदि लिखूं तो C डबल बंद के साथ, और ये H2 हो जाएगा, इधर ये H2 हो जाएगा, मतलब CH2 डबल बंद CH2 ये बना है, या ये भी लिखे आप। तो ये कह रहा है यौगिक का नाम और सूत्र, ये आप सूत्र लिख दो यौगिक का, ये भी सही है, वो लिखना है तो वो लिख दे। और नाम, जब ये एल्कीन श्रेणी है तो 2 कार्बन मैथ एथ, और नाम हो गया इसका एथीन। तो आपको नाम लिखना है, पहले नाम पूछा तो पहले नाम लिखें फिर सूत्र लिखें। तो नाम लिखेंगे आप एथीन और सूत्र लिखेंगे C2H4। मैं विस्तृत ये समझा रहा हूं, आपको वापस समझ में आ जाए पूरा। अगला प्रश्न देखो भाई, इतना रिवीजन कराने के बाद में भी आप नहीं पढ़े तो फिर देख लो। नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन का अणु होता है N2। 2 नाइट्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो 2 और 5, दूसरे में भी 2 5, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, क्योंकि अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास कितने हैं, 5 है। तो हम एक नाइट्रोजन ये बनाए और ये नाइट्रोजन के पास ये वाले इलेक्ट्रॉन बनाने, 3 इधर रख दें साझे में और 2 यहां रख दें, 5। दूसरा नाइट्रोजन आएगा इसके पास में, इसके भी 3 इधर आ जाएंगे और 2 इधर आ जाएंगे। समझ में आया है? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, और इसकी चित्र बनाना तो ये चित्र बनाना है। समझ में आया है? समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने का कारण अवांछित गर्भ धारण से बचाव हेतु। अवांछित गर्भ धारण के बचाव हेतु गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाई जाती है। निम्न जीनोटाइप युक्त बीजों का बाहर का लक्षण कैसा होगा? बाहर का लक्षण देखना है तो आप इनमें से कोई एक जीन को देखिए। युग्म में अगर एक कैपिटल अक्षर है, दोनों ही कैपिटल है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक कैपिटल अक्षर है तो वह प्रभावी लक्षण प्रकट करेगा। और आर का मतलब होता है राउंड यानी गोल, गोल बीज, और कैपिटल वाई होता तो पीला, लेकिन स्मॉल वाई है दोनों, तो अप्रभावी लक्षण होगा कैसा? हरा। तो पहले वाले का होगा गोल और हरे बीज, गोल और हरा बीज हो जाएगा। और यहां देखो दोनों स्मॉल आर है तो आर मतलब हो जाएगा झुर्रीदार हो जाएगा, और वाई यानी पीला। बस ये शब्द लिखना है।
नेक्स्ट प्रश्न देखो, सारे प्रश्न 2-2 अंकों के प्रश्न है और टाइम कुछ नहीं लग रहा है, टाइम कुछ नहीं लग रहा है, पूरा ध्यान ध्यान हो। यही पेपर में वापस पूछूंगा और उस समय बताना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न कह रहा है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है, यदि बल्ब से 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। पहले आपको दिया हुआ क्या है, मैंने आंकिक सवाल करने समय आपको बताया हुआ, पहले आप दिया हुआ लिखे, आपको दिया हुआ 220 वोल्ट, आप पहचान गए ये V है 220 वोल्ट। आगे बल्ब में धारा 1 एम्पियर है, तो ये धारा I बराबर है 1 एम्पियर, तो बल्ब की शक्ति P ज्ञात करनी है। आपको ध्यान होना चाहिए, इन तीनों से कोई सूत्र बनता है, इन तीनों से कोई सूत्र बनता है क्या, इन तीनों से कोई सूत्र बनता है आपके कोर्स में, इन तीनों से कोई सूत्र बनता है क्या, क्या सूत्र बनता है बताओ। P बराबर VI, V और I का गुणा हो जाएगा, P बराबर 220 इंटू 1 बराबर 220 वाट। तो बल्ब की शक्ति जो है वो 220 वाट हो जाएगी, 220 वाट। अगला प्रश्न देखिए, निम्न परिपथ चित्र में A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये A है, ये B है, यहां से चलेंगे हम, तो यहां आते ये धारा 2 भागों में जा रही है, तो ये ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग आपस में पार्श्व क्रम में होंगे, लेकिन फिर भी ऊपर जाए ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। पहले इन दोनों को सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 4 बराबर 8, मतलब ये दोनों मिलकर बन गया 8 ओम। अब ये 8 और ये 8 आपस में पार्श्व क्रम में है, तो ये हो जाएगा, इसके बाद में फिर हो जाएगा 1/8 + 1/8, 10 आ गया 8, 1 + 1 बराबर 2/8, उल्टा कर देंगे 8/2 बराबर कितना हो जाएगा 4। मतलब अब ये पूरा सरल होकर 4 बन गया, मतलब ये तो 4 था ही और इस पूरे को सरल किया तो कितना हो गया 4। अब ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो R बराबर हो जाएगा 4 + 4 और R बराबर हो जाएगा 8 ओम। तो इसका उत्तर आ जाएगा 8 ओम। सीधा भी हम देखें 4 4 8, 8 को सरल करेंगे 4 4 और 4 8 हो जाएंगे। ये एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाना है। छड़ चुंबक आपको समझाया हुआ है, ये छड़ चुंबक हो गई, ये N हो गया इसका, ये S 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बाहर की ओर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन होती हुई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनानी है। तीर का निशान लगाना बहुत जरूरी है, नहीं लगाया तो नंबर आने नहीं है। कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, यहां मिलानी नहीं है। और भीतर की ओर ये S से N की ओर जाती हुई ये चित्र बनाना है और स्पष्ट चित्र होना चाहिए। किसी धारावाही वृत्ताकार पाश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये भी चित्र ही पूछा है। तो वृत्ताकार पाश ये है, ये वाला, बैटरी लगा के इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इसमें भी इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और वो इस प्रकार से होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार होगी और भीतर की ओर जाते जाते ये समांतर क्रम में हो जाएगी। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा इधर हो जाएगी, तो तीर के निशान लगाएं इधर, इसमें इधर से इधर, ठीक है, ये ऐसे हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाते हुए चित्र बनाना है वृत्ताकार पाश का। इंपॉर्टेंट चित्र है ये भी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, इसके बाद परितंत्र के जैव और अजैव घटक के 2 उदाहरण देने हैं।
परितंत्र में जो जैव घटक होते हैं वो आपके उत्पादक, हरे पेड़ पौधे लिखे, उपभोक्ता, उपभोक्ता में प्राथमिक शाकाहारी, कोई भी नाम लिख दे, हिरण, खरगोश, मांसाहारी, शेर, चीता, बाघ, कोई भी, ये जैव घटक के उदाहरण है। अजैव घटक, अजैव घटक के आप उदाहरण लिखेंगे, जल है, वायु है, मृदा है, प्रकाश है, ये अजैव घटक हो गए। और जैव घटकों में उत्पादक हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता में कोई भी उदाहरण लिख दे, हिरण वगैरह। वायुमंडल में ओजोन, ऑक्सीजन से ओजोन बनने की क्रिया लिखनी है, यह भी उसी पार्ट का प्रश्न है। ऑक्सीजन जो गैस है O2, वो पराबैंगनी किरणों से टूटकर, पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में, यूवी किरणों की उपस्थिति में स्वतंत्र ऑक्सीजन में विभक्त हो जाती है, टूटती है, स्वतंत्र ऑक्सीजन बन गया। और स्वतंत्र ऑक्सीजन तुरंत, यानी मुक्त ऑक्सीजन तुरंत O2 से क्रिया करता है तो बन जाता है O3। ये दो समीकरण लिखने हैं और भाषा लिखनी है। ऑक्सीजन गैस पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में मुक्त ऑक्सीजन बनाती है और मुक्त ऑक्सीजन पुनः ऑक्सीजन से क्रिया करके O3 बनाती है। इस प्रकार से ये भाग ब पूरा हुआ, खंड ब पूरा हुआ, सेक्शन बी पूरा हुआ। अब सेक्शन सी शुरू होता है जिसमें 3-3 अंकों के प्रश्न है। 3-3 अंक का है तो भी उसमें 1+2 है, एक नंबर के तो सवाल हर एक में मिलेंगे। 80 में से कम 60 नंबर के सवाल तो ऐसे होंगे जिसका उत्तर एक शब्द होगा या एक लाइन होगी। दांतों के इनेमल में उपस्थित पदार्थ का रासायनिक नाम कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलीय रूप होता है। आप कैल्शियम फॉस्फेट भी लिख सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये इसी का एक रूप है। दोनों में से कोई नाम लिखे। मुंह में पीएच परिवर्तन के कारण दांत का क्षय होता है। कई बार मैंने समझाया है कि हमारे मुंह की पीएच 6.5 से 7.5 के बीच रहती है। भोजन करने के पश्चात दांतों को अच्छे ढंग से साफ नहीं करने के कारण खाद्य कण दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं। जब मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया इनसे क्रिया करते हैं तो इन खाद्य कणों का ये निम्नीकरण करते हैं, अपघटन करते हैं, जिससे अम्ल बनता है और लगातार मुंह की पीएच 5.5 रहने लगती है। इस पीएच में दांतों का कठोर भाग इनेमल क्षय होना प्रारंभ होता है और धीरे धीरे दांत संक्षारित होते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं। 2 नंबर आएंगे, इतना लिखेंगे तो, और वो लिखेंगे तो 1। अगला प्रश्न देखिए, ये आपके सेक्शन सी में अथवा होगा। आपको ये दोनों नहीं आ रहे हैं तो फिर ये दोनों करें। सेक्शन सी और डी दोनों में अथवा होंगे, 3-3 नंबर वाले में और 4 नंबर वाले में। अगला प्रश्न कह रहा है अम्लीय वर्षा को परिभाषित कीजिए। 1 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल में जब जीवाश्म ईंधन के अधिक जलने या कल कारखानों फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड वर्षा जल के साथ में घुलकर अम्ल बनाते हैं। वर्षा जल में जब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वर्षा जल में घुलते हैं तो उस वर्षा की पीएच 5.5 आ जाती है। ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये दोनों ऑक्साइडों की जानकारी लिखनी जरूरी है।
धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के क्यों होते हैं? मैं अभी जो टॉप पेपर समझा रहा हूं यही पेपर मैं रेस्ट के बाद में आपसे ही चर्चा करके पूछूंगा, इसलिए पूरा ध्यान यहां रख लें। तो उस समय आप उत्तर नहीं बताए तो फिर देख लो, रेस्ट के बाद में यही पेपर आपसे वापस पूछूंगा, वापस 1 नंबर प्रश्न से शुरू करूंगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड जब अम्लों से क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर आया हुआ है, जैसे ये कॉपर ऑक्साइड धातु ऑक्साइड है, अगर ये HCl से क्रिया करता है तो क्या बना दिया इसने? कॉपर क्लोराइड। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय प्रकृति है, और जब ये अम्लों से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। अतः धातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। इसीलिए हम पीतल और तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ दही नहीं रखते। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न अच्छे ढंग से करना है। फिर देखो प्रश्न नंबर 17, इसके भी अथवा में प्रश्न होगा। 2 पादप हार्मोन के नाम लिखने और प्रत्येक का काम लिखना है। तो पादप हार्मोन अपने कोर्स में 4 हैं। पादप हार्मोन जो है वो 2, जैसे ये पादप वृद्धि हार्मोन, और दूसरे होते हैं वृद्धि निरोधक हार्मोन जो वृद्धि को रोकते हैं। वृद्धि वाले में 3 हमारे कोर्स में है। ऑक्सिन हार्मोन कोर्स में है, जिब्रेलिन हार्मोन कोर्स में है, जिब्रेलिन, और तीसरा साइटोकाइनिन हार्मोन कोर्स में है। और यहाँ एब्सिसिक अम्ल कोर्स में 4 तो ये नाम है पहले। अब 2 का वर्णन पूछा है, किसी का भी हम 2 लिख सकते हैं। ऑक्सिन लिख सकते हैं कि ये पादप हार्मोन पौधे के सबसे अग्रभाग टिप या जड़ के अंतिम भाग में संश्लेषित होता है, और ये पादप की ऊंचाई में वृद्धि करता है। ये इसका काम हो गया। हम जिब्रेलिन के बारे में भी बता सकते हैं। ये भी जिब्रेलिन पादप हार्मोन है जो पादप के तने की लंबाई में वृद्धि करता है। हम इसके बारे में बता सकते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन। ये पादप हार्मोन पौधे के बीजों में और फलों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है तथा ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोई 2 का वर्णन करना, मैं 4 का वर्णन बता रहा हूं। एब्सिसिक अम्ल ये पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन है, वृद्धि को रोकता है, वृद्धि का सदमन करता है। इस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती है। कोई भी 2 हार्मोन का वर्णन पूछा है और आपको नंबर देंगे 3। पहले तो 2 हार्मोनों के आप नाम बताओगे तो आधा आधा नंबर, फिर 1-1 नंबर उसका काम का। इससे सरल पेपर क्या हो सकते हैं? अंतर्ग्रंथन को परिभाषित करना और तंत्रिका कोशिका का कार्य बताना है। तो अंतर्ग्रंथन क्या होता है? जो हमारी ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, उस तंत्रिका कोशिका के बीच में जो खाली स्थान होता है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, जहां पर विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में बदलता है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का स्थान, रिक्त स्थान, जिसे हम अंतर्ग्रंथन या सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिका के कार्य लिखना है। तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी अंगों, जो हमारे संवेदी अंग है, ज्ञानेंद्रिया, उनसे सूचनाओं को अर्जित करती हैं और उसे विद्युत रासायनिक आवेग के रूप में मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क तक भेजती है और वहां से प्राप्त संकेतों को पुनः अंगों तक प्रसारित करती है। यह काम किसका है? तंत्रिका कोशिकाओं का काम है। तो इसकी जानकारी लिखनी है। दोनों में से जो अच्छा लगे वो करें। प्रश्न नंबर 18, इसमें भी 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है अमीबा व लेशमानिया में द्विखंडन का सिर्फ चित्र बनाना है। 1.5 नंबर का चित्र है। तो अमीबा में आपको क्या करना है? अमीबा का कोई आकार नहीं, ये अमीबा है, ये इसकी कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका झिल्ली है और ये केंद्रक है। इसमें धीरे धीरे क्या होता है कि ये यूं खांच बननी शुरू होती है ऐसे, और ये केंद्रक लंबा होना शुरू होता है। धीरे धीरे ये खांच और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है और आपस में ये खांच मिल जाती है
और ये दो अलग हो जाते हैं, फिर ये दोनों अलग हो गए। अच्छे से बस समझा दें इसको। भाषा लिखे पास में थोड़ी सी, ये द्विखंडन है 1 से 2। फिर कह रहा है लेशमानिया। लेशमानिया ये इस प्रकार के कोड़े के आकार का एक जीव होता है। ये इसमें क्या होता है, नीचे से यूं दो खांच से बंदी शुरू होती है, यानी कि इस प्रकार से, फिर धीरे धीरे ये खांच बढ़ती जाती है और बढ़ के फिर दो लेशमानिया अलग हो जाते हैं। इस प्रकार का जो चित्र दिया गया है वो चित्र आपको बताना है। समझ में आ रहा है? चित्र पूछा, चित्र बताना है। दूसरे में फिर चित्र है। आपको लग रहा है कि ये दो चित्र में से मेरे कोई एक आधा चित्र गलत हो सकता है, तो फिर आप नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये 2 नंबर 3 नंबर का चित्र है। आप आराम से पहले पुष्पासन बनाए, वृंत बनाए, ठीक है ना। पुंकेसर बनाए, दल पुंज बनाए, और यहां पर जो है नाम लिखे हैं, ये बाह्य दल पुंज, पुष्पासन, ये वृंत, ये पंखुड़िया हो गई, दल पुंज, ये नर जननांग, पराग पुंकेसर, ये परागकोश, इसके अंदर परागकण, ये मादा जननांग, ये इसका वर्तिकाग्र, ये इसकी वर्तिका, और ये इसका अंडाशय। इस प्रकार से सारा नाम लिखे। 3 नंबर का चित्र है। अच्छे से चित्र बना दे। नेक्स्ट प्रश्न देखो। 19वां प्रश्न कह रहा है विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। चित्र बना दे साथ में। विद्युत धारा का सतत पथ या बंद पथ, जिसमें विद्युत बैटरी, ये विद्युत बैटरी लगा दे, प्लस माइनस कुंजी, अमीटर जोड़े, आप एक बल्ब लगा दे, मान लीजिए, धारा नियंत्रक लगा दे, एक प्रतिरोधक भी लगा दे। विद्युत धारा का सतत पथ या बंद पथ परिपथ कहलाता है, जिसमें ये उपकरण लगे होते हैं। लिखना है। ओम का कथन लिखिए। V प्रोपोर्शनल टू I भाषा लिखनी है। जब किसी चालक की सभी भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो, जैसे उसका लंबाई, अनुप्रस्थ काट, ताप, तो उसमें प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, या उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। या हम लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो V इजिकल टू IR ये लिखेंगे। यहाँ R जो है वो चालक का प्रतिरोध है। ये ओम का नियम हो गया। ओम के नियम में विद्युत विभवांतर V और धारा में ग्राफ ये खींचना है। V प्रोपोर्शनल टू I, एक साइड में V लिख दो, एक साइड में I लिख दो। जिस अनुपात में धारा का मान बढ़ता है उसी अनुपात में विभवांतर भी बढ़ेगा और एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। बस इतना इतना तो उत्तर तीनों एक एक नंबर के 3 हो गए। ये नहीं आ रहा है, मान लो कि मेरे को तो ये नहीं आ रहा है, इसमें एक नहीं आ रहा है, तो फिर दूसरा इसके अगला वाला देखो। ये विद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखो। तो विभवांतर क्या होता है? V ए बिंदु से V बिंदु B तक, या मतलब V इजिकल टू W बट्टा Q। तो ये सेम ही है, V इजिकल टू W बट्टा Q। और भाषा हो जाएगी Q कुलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। सूत्र और परिभाषा लिखें। 1 किलोवाट घंटे में जूल कितने होते हैं? 1 किलोवाट घंटे में आपने जूल निकाले थे। 1 kWh
एक kWh में जूल निकालने, तो किलोवाट को वाट बनाओ और घंटे को सेकंड बनाओ, और वाट इंटू सेकंड ही तो क्या होता है, जूल होता है। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000, और घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। ये जूल हो गए, यानी 36 इंटू 10 की घात 5 जूल लिखो, या फिर लिखो 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल लिखो, यानी तो 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल आपको मान लिखना है। सिर्फ इनका प्रतीक बनाना है, सेल का प्रतीक बनाना है। ये सेल का प्रतीक हो गया, एक प्लस माइनस डंडा हो गया, सेल बनाना है। सेल ये हो गया। बैटरी बनानी है तो खूब सारे सेल आपस में जोड़ो, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये हो गई बैटरी। ये हो गया भाग स पूरा। भाग द में 3 प्रश्न देखिए, अभी भी छोटे छोटे होंगे, फिर पूरा हो जाएगा ये आज तो। संक्षारण को परिभाषित कीजिए। कुछ धातु जो आर्द्रता, अम्ल, क्षार आदि की उपस्थिति में संक्षारित हो जाते हैं, उन पर अन्य पदार्थ की परत बन जाती है, जैसे लोहे पर जंग लगना, लाल भूरी परत बनना। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ये परिभाषा लिखनी है, 1 नंबर मिलेगा। जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट कॉपर बनता है। इस शब्द समीकरण को संतुलित, पहला तो ये शब्द लिखा हुआ है, इसको समीकरण लिखो और संतुलित करो। जो जिंक होता है Zn, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, बन गया जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu। अब ये कह रहा संतुलित, ये संतुलित है ऑलरेडी, करने की जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल कह रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के वियोजन का चित्र बनाना है। तो आप सिल्वर क्लोराइड लो, ये ले लिया, ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इसमें आपके AgCl है, आप यूं लिख दो AgCl, सूर्य का प्रकाश Ag प्लस Cl2। चित्र बनाना, बस चित्र बनाकर साथ में लिख दो। ये मेरे को नहीं आ रहा है मान लीजिए, अथवा देखो, अथवा वाला इससे सरल लगे तो वो करो, जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें नंबर पूरे आएंगे वो करें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को परिभाषित लिखना है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ये अभिकारक उत्पाद बना प्लस क्या बनी, ऊष्मा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात उत्पाद की कुल ऊर्जा अधिक होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल सार क्रिया करके लवण जल बनाते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, प्रज्ञली गर्म होती है। सोडियम सल्फेट तो हो जाता है Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम सल्फेट बनेगा अवक्षेप BaSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl बनेगा। संतुलित करो, Na2 है या 1 है तो आगे 2 लगा दो या 2 लगा दो। SO4 पूरा 1 है, 1 है, Ba 1 है, 1 है, Cl 2 है, ये 2 है, पूरा संतुलित हो गया 2 लगाने से। ये लिखना इसका। सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड ये सेम, इसका चित्र बनाना है तो एक परखनली लो, इसमें पहले ये डाल दो, ठीक है, ऊपर से दूसरी परखनली लो, इस प्रकार से दूसरी परखनली बनाओ पास में, और उसमें ये डाल दो BaCl2। तो नीचे जो है आप यहाँ लिखोगे अवक्षेप बनेगा BaSO4 का, ये चित्र बनाना है इसमें, ये हो जाएगा BaCl2, नीचे अवक्षेप बन जाएगा, आप अभिक्रिया लिख दो। नेक्स्ट देखो 21वां प्रश्न। अब इस बार कितने प्रश्न है, 20 ही तो है, 20 प्रश्न है। पहले इसमें कुछ अबसद वगैरह कमाए हुए, इस हिसाब से प्रश्न ज्यादा थे। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में 2 अंतर लिखना है। स्वपोषी पोषण इस प्रकार का पोषण जिसमें पादप सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण स्वयं करते हैं। इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण हरे पादप लिख दो, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिख दो,
ठीक है ना, जिसमें कच्चे पदार्थ यानी कि सूर्य का प्रकाश है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड है, भूमि से जल है, खनिज लवण है, इनकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं क्लोरोप्लास्ट की सहायता से। यह स्वपोषी पोषण के बारे में लिखे। विषमपोषी पोषण, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं, इस प्रकार के पोषण को विषमपोषी पोषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण में फिर कई उदाहरण है, ठीक है ना। प्राणी समभोजी, जिसमें मतलब जो उत्पादकों को खाते हैं, शाकाहारी फिर मांसाहारी वगैरह, ये परजीवी है। अमरवेल है, जूं वगैरह, ये परजीवी है, दूसरों पर जीवन यापन करके भोजन प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी है, मृत जीवों से अपना भोजन यापन करते हैं। ये सारे किसमें आएंगे? विषमपोषी में आएंगे। मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है। कई बार पाचन तंत्र का हमने सही ढंग से आपको चित्र समझा दिया है कि आप पाचन तंत्र का जब भी चित्र बनाए तो इस प्रकार से आराम से आप जो है, ये आमाशय हो गया, और फिर ये और यहां बना दे आप अग्नाशय, यहां बना दे आप लीवर, और ये हो गया। बस इस प्रकार से आप जो है वो यहां से खोल दें। अब सारा नामांकन लिखे। मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, अग्नाशय, यकृत, ये ग्रहणी हो गई, वृद्धात्र हो गया, शुद्रात्र हो गया, मलाशय, मलद्वार, सारा नाम लिख के चित्र बनाए। नेक्स्ट देखिए, ये नहीं आया तो ये करो। अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते। अमीबा अपनी संपूर्ण कोशिका झिल्ली के किसी भी भाग से भोजन ग्रहण कर सकता है। जब खाद्य कण इसके झिल्ली के पास आता है तो ये झिल्ली जो है वो कुटपाद बनाती है। इस प्रकार से कुटपाद बनाकर उसको चारों ओर से घेर लेती है और उस भोजन को चारों ओर से इस प्रकार से घेर लिया और घेर पर फिर संगलित हो जाती है, ठीक है ना। फिर संगलित होकर उस भोजन को क्या ले लिया? अंदर ले लेती है। इस क्रिया को कहते हैं एंडोसाइटोसिस, यानी ये हो जाएंगे कुटपाद, या इसको कहते हैं पादाब। और अंदर ये संगलित होकर खाद्य धानी, जिसमें एंजाइम द्वारा भोजन का पाचन हो जाता है, और अपशिष्ट पदार्थ को फिर इसकी झिल्ली के द्वारा ही बाहर त्याग दिया जाता है, एक्सोसाइटोसिस। इस प्रकार से इसका वर्णन लिखना है और चित्र बनाना है ढंग से। नेक्स्ट देखो, पहले 22 प्रश्न थे, अब 20 हो गए। किसी गोलीय दर्पण के आवर्धन का सूत्र लिखिए। गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता m बराबर h डैश बट्टा s बराबर, दर्पण में वहां प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और हम लिखेंगे गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश तथा बिंब की ऊंचाई h के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसने सूत्र पूछा है, सूत्र ये लिखे बस। गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखो, तो दर्पण सूत्र हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपको याद करवाया हुआ है, दर्पण में प्लस है, लेंस में माइनस होता है। और यहां लिखे f बराबर फोकस दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर बिंब की दूरी, तब नंबर मिलेंगे। यदि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 28 सेंटीमीटर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। दिया हुआ क्या है? फोकस दूरी f बराबर दी हुई 28 सेंटीमीटर। आपको वक्रता त्रिज्या r ज्ञात करनी। दोनों में आपको ध्यान, एक सूत्र है। क्या सूत्र है? r बराबर होता है 2f, तो r बराबर हो जाएगा 2 × 28, और ये कितना हो जाएगा? 56 सेंटीमीटर। r बराबर 2f, फोकस दूरी की दुगुनी होती है वक्रता त्रिज्या,
और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। बिल्कुल सरल सवाल दिया था, इससे ज्यादा क्या सरल देंगे। ये नहीं आ रहे हैं तो फिर लेंस का सूत्र दिया हुआ है, वो देखो लेंस का सवाल। किसी गोलीय लेंस के लिए, अब लेंस के लिए आवर्धन लिखना तो वो सेम ही सूत्र है, थोड़ा फर्क है। एच डैश बटा एस बराबर वी बटा यू, माइनस नहीं लगेगा। लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश तथा बिंब की ऊंचाई एच के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को परिभाषित करो, फिर सूत्र लिख के P बराबर 1/f डायप्टर, ये मीटर में हो जाएगी, यानी P बराबर 1/f डायप्टर। परिभाषा क्या होगी? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसका मात्रक डायप्टर होता है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता ज्ञात करो। ये लेंस की फोकस दूरी है वो 100 सेंटीमीटर है, सूत्र यही लगेगा, लेकिन फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए। अपने को ध्यान है 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर। तो ये P बराबर हो जाएगा 1/1 डायप्टर, तो P बराबर हो जाएगा 1 डायप्टर। 100 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी की क्षमता वाले फोकस दूरी की वाले लेंस की क्षमता क्या होती है? 1 डायप्टर होगी। और मेरे हिसाब से पेपर ये पूरा हो गया है। हाँ, तो इस प्रकार से ये पूरा पेपर हो गया सप्लीमेंट्री 2024 का।